नमस्कार। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की पथिक नामक कविता करेंगे। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। वे एक प्राकृतिक प्रेमी हैं। उन्होंने इस कविता में प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि ने नीले समुद्र व गगन के बीच चमकते हुए सूर्य और रंग बिरंगे बादलों की घटा का चित्रण किया है। कवि इस प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध है। वह एक सागर के किनारे खड़ा होकर इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा है और वह कह उठता है, प्रतिशंग नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के समुख थिरक रही है लंबे वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। प्रतिशंग हर पल नूतन नया वेश रूप रंग बिरंग तरह तरह का निराला विचित्र, रवि सूर्य सम्मुख सामने थिरक नृत्य नभ आसमान वारिद माला बादलों की पंक्ति मनोहर मन का हरण करने वाले। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि जो बादलों की पंक्ति है अर्थात जो बादलों की घटा है वह हर पल नया वेश धारण करके या नया वेश बनाकर रंग बिरंगा वेश बनाकर सूर्य के समय नृत्य कर रही है और उसके नीचे नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है कि जहां पर वह खड़ा है वहां पर नीले रंग का समुद्र बह रहा है और वह मन का हरण करने वाला है और ऊपर नीले रंग का आसमान है। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कवि का मन करता है कि बादलों पर बैठकर वह इस आसमान और समुद्र के बीच में विचरण करे अर्थात विहार करे। तो यहाँ पर कवि ने बादलों का नृत्य करना मानवीय अलंकार किया है। पहली पंक्ति में ग और साथ में दूसरी इस पंक्ति में लय व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर शांत रस है और साथ में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल है, सहज प्रवाह में है, साहित्यिक शुद्ध खड़ी का प्रयोग है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है तो इसलिए तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। अगला पद्यांश देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है मल्य नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठूं फिरूं जी भर के। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। गर्जन गर्जना, मल्य नामक पर्वत से आने वाली हवा। तो यहाँ पर जो कवि है वह यह कहना चाहता है कि जो समुद्र है वह गर्जना करता हुआ बह रहा है और दूसरी तरफ मल्य नामक पर्वत से सुगंधित हवा बह रही है। इस सौंदर्य को देखकर हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है कि मेरे हृदय में यह हौसला उत्साह बढ़ जाता है कि इस विशाल विस्तृत फैले हुए महान समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठकर विचरण करूं। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि हे प्रिया, जब मैं ये देखता हूं कि जो समुद्र है वह गर्जना कर रहा है और सुगंधित मल्य नामक पर्वत से सुगंधित हवा बह रही है, इस सौंदर्य को देखकर मेरे हृदय में एक नया उत्साह सा भर जाता है और मेरा मन करता है कि मैं लहरों पर बैठकर इस समुद्र की लहरों पर बैठकर इस समुद्र के कोने कोने में विचरण करूं अर्थात विहार करूं। यहाँ पर रत्नाकर का गर्जन करना मानवीय अलंकार है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल सहज है, प्रवाहमयी है और तत्सम शब्दों का प्रयोग करने के कारण संस्कृत निष्ठ भाषा है और साहित्यिक शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शांत रस है। तीसरा पद्यांश देखते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत को नूरा,
अधूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो यहाँ पर जल निधि समुद्र का पर्यायवाची है, दिनकर सूर्य, बिंब प्रतिछाया, अधूरा आधा, कंचन मंदिर सोने से बना महल, मानो मानो कांत सुंदर, कंगूरा गुबंद, निर्मित करना निर्माण करना, स्वर्ण सोना। तो यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कि जो सूर्योदय है, जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो अधूरी प्रतिछाया है वह जब समुद्र के पानी पर गिरती है तो ऐसी लगती है जैसे कमला अर्थात लक्ष्मी के सोने के मंदिर का कांत मानो कोई सुंदर गुबंद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो सूर्य की जो किरणें हैं वे स्वर्ण हैं अर्थात सोने जैसी हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो समुद्र ने इस भारत भूमि जो कि पवित्र है उस पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर जो कवि है खड़ा है वह समुद्र के किनारे पर प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा है। वह देख रहा है कि जब सूर्य उदय हो रहा है तो उसके जो अधूरे सूर्य की जो प्रतिछाया है वह समुद्र के किनारे पर गिर रही है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो लक्ष्मी के सोने के महल का कोई सुंदर सा गुंबद हो। और उसकी किरणों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र ने भारत की पवित्र भूमि पर लक्ष्मी की असवारी को या सवारी को लाने के लिए किसी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। अब यहाँ पर कै व्यंजन की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है और यहाँ मानो उपमेय पर उपमान का आरोप करने के कारण या उपमेय पर उपमान की संभावना या कल्पना करने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। भाषा सरल सहज है, प्रभावमयी है, संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्द का प्रयोग करने के कारण संस्कृत निष्ठ है, माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। कहने का भाव यह है कि प्रकृति का यह दृश्य अत्यंत आकर्षक लग रहा है अर्थात मन को मोहने वाला लग रहा है। अब हम इस पूरे पद्यांश की काव्य विशेष देखेंगे कि क्या है। पूरे काव्य में आपने देखा कि प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, यानी प्रकृति के सुंदर रूप का वर्णन किया गया है और साथ के साथ यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। दूसरा, इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग करने के कारण संस्कृत निष्ठ भाषा रही है। शब्द संक्षिप्त है परंतु स्टिक है अर्थात उपयुक्त है और अपने अर्थ को लिए हुए है। भाषा में माधुर्य गुण भी देखने को मिला है और पूरे के पूरे पद्यांश में शांत रस बना हुआ है। अब बच्चों आगे हम इसके अगले पद्यांश भी देखेंगे कि कहना चाहता है। कहने का भाव यह है कि कवि यह कहना चाहता है कि जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह मोहहारी है। चौथा पद्यांश देखिए। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से ये अनुराग बड़ी कल्याणी। निर्भय निडर गंभीर गहन अनुराग भरी प्रेम में कल्याण करने वाली। कवि का कथन है कि उसके सामने निडर दृढ़ता से और गहन भाव से समुद्र गर्जना कर रहा है और समुद्र में एक लहर के बाद दूसरी लहर उठ रही है अर्थात इस प्रकार से लहरों पर लहरों का आना बड़ा ही सुंदर लग रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। यहाँ पर जो कवि है अपनी प्रिया से प्रसन्न करता है। यह कहता है कि हे प्रेममयी कल्याण करने वाली, तुम ही बताओ कि यहाँ से बढ़कर अर्थात इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जो हमें सुख मिलता है
पशु प्राणी कहाँ से प्राप्त कर सकता है। इसे तुम भी देखकर स्वयं अपने हृदय में अनुभव करो, अर्थात तुम भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारो और यह विचार करो कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने से जो सुख मिलता है वह और किससे मिल सकता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने निर्भय, गंभीर, बहुत सारे जो शब्द हैं तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर संस्कृत मिश्रित भाषा है। समुद्र का गर्जन करना मानवीय का अलंकार आया है। यहाँ पर कवि ने प्रश्न किया, इसलिए प्रश्न अलंकार है। भाषा सरल सहज प्रवाह नहीं है, साहित्यिक शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शांत रस है, माधुर्य गुण है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। पांचवा अध्याय देखते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जब को बदल लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सहज नीत बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर कवि कहता है, पहले शब्दार्थ देखिए, गंभीर, गहन, तम, अंधकार, अर्ध, आदि, निशा, रात्रि, छिटकाना, बिखेर देना, अंतरिक्ष, आसमान, मृदु गति, धीमी अर्थात मंद गति से। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, जब आधी रात के समय में गहन अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है, अर्थात जब आधी रात के समय में पूरे संसार में अंधकार छा जाता है और वह अंधकार अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिपका देता है, और कहने का अर्थ है कि रात्रि के समय में जब आसमान में तारे निकल आते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं। सहज नीत बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तब मुस्कुराते हुए अर्थात पुलकित शरीर वाला संसार का स्वामी अर्थात सूर्य धीमी धीमी या अर्थात मंद मंद गति से आता है और वह तट पर खड़ा होकर आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर मधुर गीत गाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब रात्रि बीत जाती है और जब सूर्योदय होता है तो उसका आना कवि को बड़ा ही मनमोहक लगता है। यहाँ पर अंधकार में और सूर्य का मधुर गति से आना और आकाश गंगा के किनारे पर खड़े होकर मधुर गीत गाना में मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दावली है, शब्द स्टिक हैं और अर्थ भी युक्त दे रहे हैं। भाषा सरल सहज और प्रभावमय है। उसे ही विमुख हो 90 चंद्र दिवस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सजा देता है। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मुकुट चहक उठते हैं, फूल की सांस लेकर सुख की सांस महक उठते हैं। विमुख आकर्षित नभ आसमान बेहस हंस देना, विविध विभिन्न। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उससे विमुक्त हो 90 चंद्र भेज देता है कि जब सूर्योदय होता है और उसके निकलने की इस प्रक्रिया को देखकर आसमान में चंद्रमा भी मानो हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्ते पुष्पों से तन को सजा देता है और वृक्ष भी अपने आप को पत्तों और फूलों से सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल नहीं सकते, मुक्त चहक उठते हैं और मानो सूर्य के निकलने की खुशी को पक्षी भी संभाल नहीं पाते और वे भी खुश होकर और उस पर आकर्षित होकर चहक उठते हैं, अर्थात वे चहक कर अपनी इस खुशी को जाहिर करते हैं। फूल सांस लेकर सूखी सानंद महक उठते हैं और सूर्य के निकलने पर फूल भी सुख की सांस लेकर खिल उठते हैं। कहने का भाव यह है, कहने का अर्थ है कि जब सूर्योदय होता है तो उसकी प्रक्रिया को देखकर चंद्रमा भी हंसने लगता है, चंद्रमा भी उस समय आसमान में दिखाई देता है और जो वृक्ष हैं उन पर भी जो फूल हैं पत्ते हैं वे आ जाते हैं और जो पक्षी हैं वे भी चहक उठते हैं, मानो वे अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हों और जो फूल हैं वे भी खिल उठते हैं और अपनी खुशबू
को चारों ओर बिखेर देती है। चंद्रमा का हंसना मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर वृक्षों का फूल पत्तों से सजाना मानवीकरण है। पक्षियों का खुशी प्रकट करना और फूल का सुख की सांस लेना मानवीकरण अलंकार है। इस प्रकार से इस पद्यांश में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। सुख की सांस लेना मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा है वह मुहावरेदार है। जहाँ कवि ने संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया है, वहीं पर कहीं कहीं तत्व शब्द भी आए हैं। भाषा सरल और सहज रही है, साहित्यिक सुखड़ी बोल रही है। पूरे पद्यांश में बल्कि हम ये कहेंगे कि जो कविता है इसमें शांत रस बना हुआ है, मातृभूमि देखने को मिला है, भाषा इसकी प्रभाव नहीं रही है। अब इसका विशेष देखते हैं कि साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये पद्यांश है इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग के कारण भाषा इसकी संस्कृत मिश्र रही है और इसमें संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है। इसमें माधुर्य गुण है क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य का चित्रण किया गया है। संस्कृत मिश्र शब्दावली आई है, खड़ी बोली का प्रयोग। आगे हम अगले पद्यांश को जानेंगे। प्रयोग किया गया है अब हम करेंगे सातवां पद्यांश। सातवां पद्यांश देखिए। वन उपवन गिरी सावन कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहारी। उपवन बाग बगीचे, गिरी पर्वत, सावन समतल भूमि, कुंज लताओं का बाग बगीचा, मेघ बादल, आत्म प्रलय भाव विभोर होना, तट किनारा तृण घास, तरु वृक्ष, गिरी पर्वत, नभ आसमान, किरण किरणें, जलद बादल, विश्व मनोहारी विश्व के मन को हरण करने वाले। यहाँ पर कवि का कथन है कि वन उपवन गिरी सावन कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, अर्थात इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर जो बादल हैं वे भी द्रवित हो उठते हैं। वे जंगल, बगीचे, पहाड़, समतल भूमि, कुंज लताओं में बरसने लगते हैं। उनको बरसता देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है, नए नीर झरते हैं। कवि भी भाव विभोर हो उठता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, अर्थात इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कवि खुशी के आंसू बहाने लगता है। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरी नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहारी। कवि कहता है कि हे प्रिया, तुम इस विश्व के मन का हरण करने वाली कहानी को पढ़ो जो समुद्र की लहरों, किनारे, घास, वृक्ष, पहाड़, आसमान, किरण और बादल पर लिखी हुई है। यह बड़ी ही प्यारी प्रेम कहानी है और यह पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। तो प्रस्तुत काव्यांश में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर कवि का आत्म प्रलय हुआ है, अर्थात कवि भी भाव विभोर हो उठता है। प्रकृति की प्रेम कहानी को विश्व के मन का हरण करने वाली कहा गया है, अर्थात इस कहानी की विशेषता बताई गई है। अगला आठवां पद्यांश देखिए। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जीवी है अक्सर बन इसके बनो विश्व की वाणी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य सुंदर अतिशय सुंदर है। मनोहर मन का हरण करने वाली, उज्जवल श्वेत या पवित्र प्रेम कहानी, प्रेम रूपी कहानी। आनंद प्रवाहित आनंद रूपी प्रवाह,
कवि यह कहना चाहता है कि जो यह प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी है, यह मन का हरण करने वाली पवित्र है। जी में है अक्सर बल इसके बनु विश्व की वाणी। कवि का मन करता है कि वह इस प्रेम कहानी का अक्सर बनकर विश्व की वाणी बन जाए, अर्थात वह इस प्रकृति की प्रेम कहानी को पूरे विश्व को इसके बारे में बताए। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुकर है, आहा प्रेम का राज्य सुंदर अतिशय सुंदर है। कवि कहता है कि जो यह प्रकृति प्रेम की जो कहानी है, यह शाश्वत पवित्र आनंद देने वाली और हमेशा शांति और सुखदायिनी है। आहा प्रेम का राज्य सुंदर अतिशय सुंदर है। इस प्रकार से ये प्रकृति प्रेम का जो राज्य है वह सुंदर अत्यधिक सुंदर है। तो इन काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने मन के उद्गार प्रकट किए हैं कि किस प्रकार से जो कवि है वह प्रकृति के दृश्य पर मोहित है और वह मनुष्य को भी प्रकृति के सहचर्य में रहने के लिए संदेश देना चाहता है कि जो प्रकृति का जो दृश्य है या प्रकृति का जो सुख है वह शाश्वत है, वह हमेशा शांति देने वाला है। काव्य विशेष देखिए इसका, यहाँ पर प्रेम कहानी के जो ये विशेषण दिए गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण का भी प्रयोग किया गया है। भाषा सरल सहज प्रभाव मिल रही है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में शांत रस का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण आया है। इसमें कवि का प्रकृति के प्रति प्रेम देखते ही बनता है। प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन किया है। आलंबन का अर्थ है कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर कवि के हृदय के भाव जागृत होना। भाषा सरल और प्रभावमयी रही है, सरस भी रही है। अनेक विशेषण शब्दों का प्रयोग आपने पद्यांश में देखा है। किस प्रकार से जो प्रकृति की कहानी है, प्रेम की कहानी है, उसकी विशेषताओं की ओर उजागर बताया गया है कि यह कहानी कैसी है। यह शाश्वत है, हमेशा सुख देने वाली है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इस कविता के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।